हाय एवरीवन, वेलकम टू एस स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, सोशल साइंस के हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, यानी कि एसएसटी के प्रीवियस का पूरा एक सेट है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे, यानी 30 क्वेश्चन जो हैं कल की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो उसको जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग 31st से स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से समझिएगा। आज के क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, कुछ इसमें आपको कंटेंट के मिलेंगे और कुछ आपको पैडागोजी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और साथ में जो है कंटेंट, यानी आपको सोशल साइंस के चैप्टर वाइज भी क्लासेस मिलती हैं और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। ये यहाँ तक हम लोगों ने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग 31st से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला है क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य डैश डैश जो है सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी जो धर्मनिरपेक्ष एक राज्य है वो क्या है। तो पहला है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का एक राजकीय धर्म होता है, या फिर गणराज्य होना चाहिए, या फिर सभी धर्मों के विरुद्ध है, या फिर का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? 31st का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य में बहुत सारे धर्म होते हैं। तो किसी एक धर्म को आप राजकीय धर्म नहीं बना सकते कि यही एक धर्म मतलब राजकीय धर्म है, क्योंकि बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं और सभी को समान अधिकार दिए जाते हैं, सभी का सम्मान किया जा रहा होता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी राज्य को मतलब सभी राजकीय धर्म को महत्वपूर्ण माना जाता है, ना कि एक ही राज्य की धर्म को आप ये मतलब राजकीय धर्म नहीं होता है, यानी कि कोई भी एक राजकीय धर्म नहीं होगा। सभी क्या है, अपने अपने यानी सभी जो है एक दूसरे के राज्य एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे। तो आंसर होगा 4 ऑप्शन, यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता है, यानी कि कोई भी फिक्स एक धर्म नहीं होगा कि ये जो है धर्म ये राजकीय धर्म है। अगर ऐसा किया जाएगा तो बाकी जो धर्म है उनका क्या अपमान होगा, उनको को है न, उनको क्या मतलब उनकी असमानता की जाएगी। तो इस वजह से जो है सभी समान है, सभी का जो है सम्मान किया जाएगा, सभी को बराबर हक दिए जाएंगे। आंसर होगा 4 ऑप्शन सही। राजकीय धर्म होता है नहीं, कोई राजकीय धर्म नहीं है। गणराज्य होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। सभी धर्मों के विरुद्ध है, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा 4 ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कहा जा रहा है कि नियमित तथा अनियमित कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि जो नियमित और अनियमित, नियमित का मतलब है जो प्रोसेस मतलब जो काम है चलते रहे बराबर, अनियमित जिनका कभी कभी जिससे काम पड़ता है उनको कहते हैं अनियमित। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सत्य कथन को जो है छांटना है। पहला है, नियमित कर्मचारियों को वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। अगला है, अनियमित मजदूरों द्वारा छुट्टी लेने की स्थिति में वेतन कटौती नहीं होती है। या फिर फैक्ट्री मालिक द्वारा फैक्ट्री बंद किए जाने के बावजूद भी अनियमित मजदूरों को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। तो कौन सा इसमें जो है ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि केवल ए ऑप्शन सही है, बाकी क्या है गलत है। क्योंकि बात कही जा रही है सी में कि फैक्ट्री मालिक द्वारा फैक्ट्री बंद किए जाने के बावजूद भी अनियमित मजदूरों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, ये कहना गलत होगा। बल्कि क्या है, अनियमित मजदूर जो होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा काम हुआ, बहुत ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत है, तो ऐसे मजदूरों को जो है ढूंढा जाता है, उनसे काम करवाया जाता है। लेकिन ये नहीं कि फैक्ट्री बंद भी हो चुकी है और फिर भी इनको सैलरी दी जा रही है, क्योंकि नियमित मजदूर नहीं है जो इनको सैलरी दी जाएगी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अनियमित मजदूरों द्वारा छुट्टी लेने की स्थिति में वेतन की कटौती नहीं होती, तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि जितने दिन आप अगर काम कर रहे हैं उतने दिन को आप मतलब उतने दिन का आपको वेतन मिलता है अनियमित मजदूरी में। अगर आपका नियमित है तो अगर एक दो दिन आपने छुट्टी भी की तो उसको भी उसमें ऐड करके सैलरी दी जाती है। लेकिन अनियमित मजदूरी में जो है आप जितने दिन वर्क करोगे उतने दिन का ही जो है पेमेंट मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी क्या है ऑप्शन गलत है, यानी बी और सी गलत है। तो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमको सत्य कथन कथन जो है वो देखना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 33। इसमें कहा जा रहा है कि निम्न कथनों ए और आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें, यानी कि ए और आर में कौन सा सही है
और कौन सा गलत है। तो आदर्शन जो दिया गया है उसमें कहा जा रहा है सहकारी संस्थाओं का निर्माण कर स्वरोजगार में लगे लोग जो है अच्छी कमाई कर सकते हैं। या फिर जो तर्क दिया गया स्वरोजगार में लगे लोग अपने उत्पाद का उचित मूल्य बाजार से नहीं पा सकते। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा 33 का इसमें आंसर होगा थर्ड ऑप्शन यानी कि ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत होगा। क्योंकि स्वरोजगार जो होते हैं यानी जो खुद का रोजगार होता है स्वरोजगार लोग अपने उत्पाद यानी जो वो उत्पादित करते हैं उसका उचित मूल्य बाजार से नहीं पा सकते, बल्कि क्या है पा सकते हैं क्योंकि वो खुद उसका उत्पादन कर रहे हैं। तो खुद बाजार में बेचेंगे तो उनको जितना प्रॉफिट मिलेगा उनको खुद ही मिल जाएगा। इसमें कोई थर्ड पर्सन को जो है प्रॉफिट नहीं मिल रहा। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि उनको उचित यानी मूल्य बाजार से नहीं मिल पाता है उचित मूल्य। तो ये कहना गलत होगा। ऑप्शन जो है आर गलत हो जाएगा। ए सही है कि सहकारी संस्थाओं का निर्माण कर स्वरोजगार में लगे लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही, क्योंकि ए सही है लेकिन आर क्या है गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी ए ऑप्शन गलत होगा कि सही व्याख्या है नहीं है, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन 34 जो है इसमें कहा जा रहा है कि अगर जनता किसी विशेष सरकारी कानून से असंतुष्ट है तो वह अपना असंतोष धरनों और जुलूसों के आयोजन द्वारा व्यक्त कर सकती है। इस शांतिपूर्ण विरोध के उद्देश्य हैं, यानी कि जो जनता है अगर मान के चलिए किसी कानून के मतलब सरकारी कानून से असंतुष्ट है, उसको संतुष्ट नहीं है वो, तो वो क्या कर सकती है जो धरनों और जुलूसों के आयोजन द्वारा व्यक्त कर सकती है कि हम इससे असंतुष्ट हैं। तो इन शांतिपूर्ण विरोधों के उद्देश्य क्या होंगे ये आपको बताना है। तो पहला है विविध निर्माण के विरुद्ध जो है जनमत की जो है लामबंदी, या फिर इसको वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाना कि आप इसको वापस लें, या फिर अपने असंतोष को सरकार से जो है व्यक्त करना, या फिर सरकार को अस्थिर करने की योजना बनाना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 34 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी ए बी और सी सही है, यानी कि ए सही है बी सही है और सी सही है। डी जो है वो गलत होगा कि सरकार को अस्थिर करने की योजना बनाना कि आप सरकार को ही हटाने लगोगे, ऐसा जो है जुलूस और धरनों में नहीं होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सही है। यानी अपने असंतोष को सरकार से व्यक्त करना कि जो ये आपने कानून बनाया इससे हम असंतुष्ट हैं, हमको इससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो आप अपनी बात कह सकते हो, बात तो सही है। अगला है इसको वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव डालाना, मतलब दबाव बनाना। जब आप जुलूस करोगे धरना रखोगे तो इससे क्या है सरकार पर दबाव बनता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। विधि निर्माण के विरुद्ध जो है जनमत की जो है लामबंदी, ये भी आंसर सही है। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही, जो है आपका डी गलत है तो डी जहां पर भी है वो गलत हो जाएंगे। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 35। 35 जो है इसमें कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रावधान कौन से हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि महिलाएं घर के बाहर काम कर सकते हैं। यानी कि कौन से ऐसे प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं जिसके माध्यम से जो महिलाएं हैं वो घर के बाहर का भी काम कर पाएंगी। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। पहला है सरकार ने यह अनिवार्य किया कि जिस संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे जो है वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। अगला है महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर जो है उत्पन्न करने के द्वारा, या फिर कई गांवों में सरकार द्वारा विभिन्न आंगनवाड़ियां और बाल वाटिका खोलने के द्वारा, या फिर यह मानने के द्वारा कि उनके घरेलू काम को महत्व दिया जा रहा है तथा सरकारी आंकड़ों में गणना की जा रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि कौन से प्रावधान के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि महिलाएं जो हैं घर के बाहर का भी काम कर सकें। तो ऑप्शन होगा आपका थर्ड, यानी कि ए सही है और क्या है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन सही है। क्योंकि ए में बात कही जा रही है कि सरकार ने यह अनिवार्य किया कि जिस संस्था में महिलाओं की संख्या जो है 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाटी की सुविधा देनी होगी, यानी महिलाओं के लिए 30% की जो है वहाँ पर जो है छूट मिलती है, 30% महिलाएं होनी चाहिए।
तो ये बात सही है। अगला है सी कि कई गाँव में सरकार द्वारा विभिन्न आंगनवाड़ियाँ जो हैं, बाल वाटिका हैं, जो इसमें महिलाओं को जो है नौकरी करने का मौका मिलता है, तो ये भी बात सही है। यानी कि ए है और सी ये सही हो जाएँगे, बी और डी गलत हैं। यानी रोज़गार उत्पन्न करने के द्वारा ये नहीं होगा और आपका जो है 4 ऑप्शन यानी डी जो है ये भी गलत हो जाएगा। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही, क्योंकि फर्स्ट और सी ये सही हैं, बाकी क्या है गलत हैं। डी में कहा जा रहा है यह मानने के द्वारा कि उनके घरेलू काम को महत्व दिया जा रहा है तथा सरकारी जो है आंकड़ों में गणना की जा रही, तो घर के महत्व को कोई महत्व नहीं देता है ज़्यादा और ना तो इसकी सरकारी आंकड़ों में गणना की जा रही होती, तो ये कहना तो गलत हो जाएगा। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। 36 है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का जो है संरक्षण अधिनियम 2005 निम्न में से किन्हें जो है शामिल करने के लिए घरेलू शब्द का विस्तार करता है। यानी कि जो महिला संरक्षण अधिनियम बना 2005, इसमें कहा गया है कि क्या शामिल करने यानी घरेलू शब्द का जो है विस्तार कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है साझा घर में रहने की वाली या साथ रहने वाली महिलाओं को, यानी कि जो साझा होता है वो, या फिर साथ में रहने वाली महिलाओं को, या फिर पत्नी जो साझी गृहस्थी में चल रही हो, या फिर महिलाएं जो पुरुष सदस्यों की हिंसा का शिकार हुई और जो है वो मतलब उत्तरजीवित हैं, या फिर जिन महिलाओं को अपने जीवन के लिए खतरा है। तो बात कही जा रही संरक्षण अधिनियम 2005, तो इसमें पहला आंसर होगा यानी कि साझा घर में रहने वाली या साथ रहने वाली महिलाओं को। तो इसमें जो है घरेलू हिंसा यानी कि जो साथ में रहती हैं महिलाएं, उनको आप किसी प्रकार से प्रताड़ित तो नहीं कर रहे हो, किसी प्रकार से हिंसा तो नहीं कर रहे हो, उनके लिए कानून बनाया गया था। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही। ठीक है, 36 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी क्या है ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी कि महिलाएं जो पुरुष सदस्यों की हिंसा का शिकार हुई और मतलब उत्तरजीवित हैं, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान हैं जो भारत के संविधान द्वारा समानता को स्थापित करते हैं? सही विकल्प चुनें। यानी कौन से प्रावधान दिए गए हैं जिसमें समानता को स्थापित किया जा रहा है, तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला ऑप्शन है कि जिन्होंने कोई भी अपराध किए हैं वे कानून की दृष्टि में समान है, यानी कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो भी आप कानून की दृष्टि में क्या हो, समान हो, ये समानता का अधिकार दिखा रहा है। या फिर अप्रस्तुता का उन्मूलन कर दिया गया है, या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, या फिर ग्राम पंचायत बनाने के लिए राज्य को कदम उठाने होंगे। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? 37 का 2 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बी सही है और डी सही, बी सही और सी सही है। अब ग्राम पंचायत बनाने के लिए राज्य को कदम उठाने होंगे, तो ये इसमें कोई समानता की बात नहीं की जा रही। लेकिन जो ऑप्शन सी है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप उसके धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे कि ये नीची जाति का है, या फिर ये वंचित पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, या फिर ये दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, तो आप इनके आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेंगे। क्योंकि भेदभाव जो होता है वो इन्हीं के आधार पर होता है, यानी नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये दूसरे धर्म के हैं, ये दूसरे धर्म को मानते हैं, या फिर जाति के आधार पर होता है कि ये दूसरी कास्ट के लोग हैं। तो इन्हीं पर जो भेदभाव हो रहा होता है, तो वो भेदभाव नहीं किया जाए, तो ये बात तो सही है। इसमें क्या समानता आएगी। अगला है बी, अप्रस्तुता का उन्मूलन कर दिया गया है, तो ये भी बात सही है, यानी कि अप्रस्तुता जो है उसका उन्मूलन किया गया है, जिससे कि भेदभाव ना रहे, समाज में समानता बनी रहे। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, यानी बी और सी सही है, बाकी क्या है गलत है। यानी जिन्होंने भी अपराध किए हैं वे कानून की दृष्टि में समान है, ये जो है आंसर गलत होगा, क्योंकि उसने अपराध किया तो वो समान नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही, यानी कि बी और सी सही है, बाकी क्या है गलत ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। 38 है कि स्लम में रहने वाले लोगों को वहां से हटाए जाने के केस के संदर्भ में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, इस कथन के द्वारा न्यायालय किन दो अधिकारों को जोड़ रही है, यानी कि सरकार जो है वो ये कह रही है कि
कोई भी व्यक्ति जो है जीने के साधनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो कौन से अधिकार की इसमें बात कही जा रही है? 2 अधिकार हैं जिनकी यहाँ पर बात कही जा रही है। तो पहला है जीवन का अधिकार और भोजन का अधिकार, इसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। या फिर जीवन का अधिकार और जीविकोपार्जन का अधिकार, यानी आप कोई व्यवसाय करेंगे। या फिर जीविकोपार्जन का अधिकार और भोजन का अधिकार। या फिर जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी बात कही जा रही 2 अधिकारों की, यानी कि 2 अधिकार जो है इसमें जोड़े जा रहे हैं। तो 38 का 2 ऑप्शन सही होगा, यानी जीवन का अधिकार और जीविकोपार्जन, यानी कि आप जीवन जीने का अधिकार सभी को बराबर है और साथ में आप कुछ काम भी करेंगे क्योंकि इसी से आपकी जो है जीविका चलेगी। तो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही, यानी कि ये 2 जो हैं अधिकार न्यायालय में जो है जोड़े जा रहे हैं, यानी कि न्यायालय जो है 2 अधिकारों को जोड़ रही है। तो आंसर कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन, यानी जीवन का अधिकार और जीविकोपार्जन का अधिकार। ठीक है, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। भोजन का अधिकार तो इसी में ऐड हो जाएगा जब जीविकोपार्जन होगा या फिर जीवन जीने के अधिकार में। ठीक है, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा, जीविकोपार्जन अधिकार, भोजन का अधिकार ये नहीं होगा। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। 39 जो है मैच करने वाला है क्वेश्चन। इसमें बात कही जा रही है कि निम्नलिखित जोड़ का सही मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि जिसमें जोड़ है इसमें आपको मैच करना है और सही विकल्प का जो है चयन करना है। तो पहला जो है सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये होगा आपका 4 में, यानी कि मेहुलस जो है स्केवल जल्स या फिर अनुसूचित जनजाति। तो या फर्स्ट का जो है वो 4 होगा। अब फर्स्ट का 4 कहाँ पे दिया गया? आपका फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, यानी अब थर्ड और फोर्थ बचा। अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति जो है वन अधिनियम, ये आपका सेकंड में चला जाएगा क्योंकि वन अधिकार अधिनियम जो है अनुसूचित जनजाति को दिया गया कि 25 साल तक अगर ये कहीं एक स्थान पर रहते हैं तो इनका स्थानीय रूप से वो अधिकार वहां पर हो जाता है। तो ये जो है ये भी बात सही है। तो बी का होगा सेकंड। अब बी का सेकंड है 4 ऑप्शन में, तो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए यही फॉलो करिएगा। अगर आप सारे मैच करने बैठेंगे फिर ऑप्शन पे आएंगे तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो इसलिए पहला क्वेश्चन मैच करिए और ऑप्शन पे आइए। अगर पहले से निकल रहा है तो आप पहले से आंसर टिक करके आगे बढ़ जाइए। अगर नहीं निकल पा रहा तो आप सेकंड ऑप्शन अप्लाई करिए। अगर सेकंड से भी नहीं निकला तो थर्ड से तो निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसे ही करना है। आंसर होगा, कभी रेयर है जो आपको थर्ड ऑप्शन पर जाना पड़े, नहीं तो फर्स्ट मैच करने से निकलता है या ज़्यादातर, और नहीं तो सेकंड ऑप्शन से निकल आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें आंसर होगा 4 ऑप्शन, यानी कि जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं ये हो जाएंगे सच्चर जो है समिति रिपोर्ट, और आपका अनुसूचित जाति हो जाएगा अत्याचार निवारण अधिनियम। ठीक है, आंसर होगा 4 ऑप्शन सही। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है मैचिंग वर्ड, तो ध्यान रखना। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी ये प्रीवियस का पूरा एक सेट है, तो प्रीवियस के क्वेश्चन रिसीटेड में काफ़ी रिपीट होते हैं, यानी कभी कभी ऑप्शन चेंज कर देगा और क्वेश्चन वैसा ही रिपीट कर देता है कभी कभी। ठीक है, तो आंसर होगा 4 ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से क्या समाज विज्ञान की संकल्पना जो है हाशिए पर होना जो है का विपरीत होगा? यानी कि जो सामाजिक विज्ञान की संकल्पना है वो हाशिए पर होना का विपरीत होगा। तो आपका पहला है घेटोआइजेशन होगा, या फिर विस्थापित होना, या फिर मुख्य धारा होना, या फिर कलंकित होना। तो इसमें आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि मुख्य धारा होना। ठीक है, हाशिए पर होना इसका मतलब हो जाएगा मुख्य धारा होना। तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी कलंकित होना ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें बात कही जा रही है कि इतिहास में प्रयोग होने वाले लैटिन शब्द, यानी कि इंडो डामिनी का अर्थ है, यानी इंडो डामिनी जो है इसका अर्थ होगा क्या होगा? पहला है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, या फिर अपवाद मतलब अपदा आपदा का वर्ष, या फिर परिवर्तन का वर्ष, या फिर जन्म का वर्ष। तो कौन सा इसमें आंसर होगा? 41 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। ठीक है, इसको जो है ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसका वर्ष माना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा।
आंसर होगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही। ठीक है, इसमें जो है वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी क्या है ऑप्शन गलत होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 42 जो है इसमें भी मैच मतलब देखना है ऑप्शन में। इतिहास पाठ्यचर्या से अपेक्षित है कि यह मुख्यतः चर्चा करें, यानी कि इतिहास की जो पाठ्यचर्या है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि यह मुख्यतः चर्चा करें, तो किस पर जो है चर्चाएं होनी चाहिए, ये जो है आपको बताना है 42 में। तो पहला है विवादों पर चर्चा हो, या फिर लोगों की शांतिपूर्ण जीवन की इस पर चर्चा हो, या फिर सत्ता एवं प्रभुत्व की इस पर चर्चा हो, या फिर खोजों की। तो उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इस पे क्या है सभी पर चर्चाएं होनी चाहिए, क्योंकि क्या है क्लासरूम कैसी है, इतिहास, इतिहास पाठ्यचर्या है। तो आप वाद विवाद यानी विवादों पर भी आप डिस्कशन करेंगे क्लासरूम में। लोगों की शांतिपूर्ण जीवन यानी उनका जो है शांतिपूर्ण जीवन कैसे व्यतीत हो सकता है, कैसे वो आराम से अपनी जीविका चला सकते हैं, इस पर भी चर्चाएं होंगी। सत्ता एवं प्रभुत्व इस पर भी चर्चाएं होंगी कि मतलब क्या मेरे अधिकार हैं, क्या प्रभुत्व है, सब पर इन पर डिस्कस होगा। खोज यानी खोज पर भी जो है चर्चाएं होंगी, डिस्कस होगा कि हाँ हम कैसे जो है नए नए जो है खोज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें सही हैं। आंसर होगा 4 ऑप्शन, यानी ए बी सी और डी क्या है सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि इतिहास यानी सोशल साइंस की क्लास है, तो उसमें सभी पक्ष पर जो है चर्चाएं हो सकती हैं। आंसर होगा 4 ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। 43 जो है निम्नलिखित विषयों कौशलों को उस क्रम में जिसमें जिसमें उन्हें सामाजिक विज्ञान में शिक्षक द्वारा मानचित्र कौशलों को पढ़ाते हुए जोड़ देने की आवश्यकता है व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान में शिक्षक द्वारा मानचित्र कौशलों को पढ़ाते हुए जोड़ने की मतलब जोड़ देने की आवश्यकता है, यानी कि आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसमें मैपिंग जो है मैप जो है उसको आप जोड़ रहे हो, तो उसमें कौन सी यानी कि कौन से कौशल की आवश्यकता है। तो पहला है संकेतक है, या फिर दिशाओं का ज्ञान, या फिर मानचित्र का जो है मानचित्र का पैमाना, या फिर अव्यवस्थित। तो कौन सा इसमें यानी व्यवस्थित करना है आपको, व्यवस्थित क्रम में आपको पहले ये सीक्वेंस में करना है, क्योंकि क्रम में पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो था ये 43, इसमें 2 ऑप्शन सही होगा, यानी कि सबसे पहले आप दिशाओं का ज्ञान मैप के द्वारा पता चल करेंगे, या फिर बाद में होगा मानचित्र का पैमाना। एक सेकंड, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है 43। क्वेश्चन नंबर जो 43 है इसका 2 ही ऑप्शन सही होगा, यानी कि फर्स्ट होगा ए बी, फिर आएगा मानचित्र का पैमाना, फिर होगा संकेत, फिर होगा अव्यवस्थित। ठीक है, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही, क्योंकि कहा जा रहा है कौशलों को उस क्रम में जिसमें उन्हें सामाजिक विज्ञान में शिक्षक द्वारा मानचित्र कौशलों को पढ़ाते हुए जोड़ देने की आवश्यकता है, यानी कि मानचित्र आप पढ़ा रहे हो तो कौन से मानचित्र के कौन से कौशलों को जोड़ने की आवश्यकता है। तो ये सारे कौशल होंगे। सबसे पहले आप दिशाओं के बारे में बताओगे, फिर मानचित्र का पैमाना दिखाओगे, फिर संकेत दोगे आप। ठीक है, संकेत के माध्यम से, फिर अव्यवस्थित, यानी कि सब जो है अव्यवस्थित करोगे जिससे कि बच्चा व्यवस्थित करके सीखे। उसमें क्या तर्क वितर्क आएगा, वो समझेगा चीज़ों को। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी 4, थर्ड और फर्स्ट ये गलत होंगे, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 44। माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में निम्न सम्मिलित हैं, यानी कि माध्यमिक स्तर की बात चल रही है और सोशल साइंस का टीचर है, तो उसकी कौन सी भूमिकाएं जो हैं वो सम्मिलित होंगी। तो पहला ऑप्शन है कि विविध प्रकार की जो है निर्देशात्मक योजनाओं का उपयोग करना, या फिर अन्य विषयों के साथ संपर्क बनाना, या फिर विद्यार्थियों को यह पढ़ाना कि क्या सही और क्या गलत है, या फिर समझदार तरीके से स्वतंत्रता का पालन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। ठीक है, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। बात कही जा रही है माध्यमिक स्तर की और सोशल साइंस का टीचर है, तो उसकी क्या भूमिकाएं होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी कि ए बी और डी सही है, सी जो है वो गलत होगा। सी में बात कही जा रही है विद्यार्थियों को यह पढ़ाना कि क्या सही और क्या गलत है। आप ये अगर देखने बैठे हो कि क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, तो इसमें क्या है बच्चा यही ढूंढता रहेगा कि क्या गलत है और क्या सही है।
बल्कि डी ऑप्शन जो है समझदार तरीके से स्वतंत्रता का पालन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो बिल्कुल सही बात है कि आप आराम से बच्चे को समझदार बना रहे हो कि जो रूल हैं, जो स्वतंत्रता का जो हमको पालन करना चाहिए, ठीक है? तो ये बात सही है। विभिन्न प्रकार के जो है निर्देशात्मक योजनाओं का उपयोग करना, ये भी बात सही है। अन्य विषयों के साथ संपर्क बनाना, ये भी बात सही है। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही, यानी ए, बी और डी ऑप्शन सही होंगे। सी ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है? तो जहाँ पर सी है वो गलत होगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही, क्योंकि सोशल साइंस की बात हो रही है और माध्यमिक स्तर की बात चल रही है, ठीक है? माध्यमिक स्तर में क्या है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि सोशल साइंस ये 6 to 8 की है। तो इस वजह से क्या है, ये ऑप्शन सही होंगे। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 45 पे। 45 है कि निम्नलिखित में से किन सामग्रियों का मुख्य जो है लोह एवं इस्पात उद्योगों के वितरण का पता लगाने में किया जा सकता है। तो कौन सी सामग्री है जो मुख्य लोह एवं इस्पात उद्योगों के वितरण में, यानी वितरण का आप पता लगाने के लिए कर सकते हैं? तो आपका पहला है एटलस, या फिर तथ्यपरक मानचित्र, या फिर रेखा चित्र, जो आपका है मानचित्र। तो कौन सा इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 का फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ए और बी, ठीक है? रेखा चित्र मानचित्र ये आपका नहीं होगा, क्योंकि लौह इस्पात और उद्योगों के वितरण की बात हो रही है। तो एटलस होगा, कतिपय मानचित्र होगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही। सी जो है वो गलत हो जाएगा। तो जहां पर सी है वो गलत होगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। 46 जो है इसमें कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान की एक कक्षा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के वैकल्पिक रास्तों के बीच चुनाव करते हुए विद्यार्थियों को निम्नलिखित चरणों हेतु मार्गदर्शन देना है। चरणों को जो है चरण ए से और चरण डी में क्रमित कीजिए, यानी कि चरण ए जो है और चरण डी जो है, इसको क्या है आपको व्यवस्थित करना है। तो पहला है प्रत्येक रास्ते के परिणामों का अध्ययन करना होगा, या फिर विभिन्न वैकल्पिक रास्तों की पहचान करनी होगी, या फिर चुनाव की सूची बनाना जिसमें चयन के कारणों की जो है सूची भी हो, या फिर आपका एक जैसी विशेषताओं वाले सेट के आधार पर संभावित रास्तों की तुलना करना। तो कौन सा जो है ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा? यानी कि इसमें बात कही गई है चरणों को ए और चरण डी में क्रमित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए, बी, डी और सी। यानी पहले होगा बी, ठीक है, फिर आएगा ए, फिर होगा डी, फिर होगा सी। यानी कि पहले जो होगा बी, विभिन्न वैकल्पिक रास्तों की पहचान करना। सबसे पहले आप पहचान करोगे, ठीक है? उसके बाद आप अध्ययन करोगे, फिर समझोगे, परिणामों का आप अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है एक जैसी विशेषताओं वाले सेट के आधार पर संभावित रास्ते की तुलना करेंगे कि हाँ, इसमें जो एक जैसे कौन है और अलग कौन है, तो आप उसमें क्या तुलनाएँ कर पाएँगे। वो तुलना तभी करेंगे जब अध्ययन करेंगे, जब अच्छे से एनालिसिस करेंगे। अगला है चुनाव की सूची बनाना जिसमें चयन के कारणों की सूची भी हो। तो सी जो है ये आपका लास्ट में जाएगा। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा। बी फर्स्ट पे आएगा, फिर आपका ये सेकंड होगा, फिर ये थर्ड आएगा, फिर ये फोर्थ होगा, ठीक है? आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। बाकी ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 47 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें बात हो रही है कि सरकार की अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व जिम्मेदारी विषय पढ़ाते हुए एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन जो है गतिविधि स्थान पाएगी, यानी कौन सी गतिविधियां जो हैं वो स्थान पाएंगी? तो पहला ऑप्शन है भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की दशा विषय पर कक्षा में एक मार्क संसदीय सत्र का आयोजन करना, या फिर सरकार को अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी क्यों होना चाहिए पर एक वाद विवाद का आयोजन करना, या फिर विभिन्न मुद्दों जहां सरकार को मीडिया व लोगों को प्रेस वार्ता करके उत्तर देना पड़ा पर आधारित खबरों को इकट्ठा करना। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47 का फोर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए, बी, सी सही है। यानी कि सारे स्टेटमेंट जो हैं वो सही हो जाएंगे।
बात कही जा रही नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारी विषय पढ़ाते हुए सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कौन सी गतिविधियां जो है स्थान पाएंगी। तो जो है फर्स्ट भी ऑप्शन सही है, ए बी सी, यानी सारे ऑप्शन क्या हैं, सही हो जाएंगे। क्योंकि विभिन्न मुद्दों जहां सरकार को मीडिया व लोगों को प्रेस वार्ता करके उत्तर देना पड़ा पर आधारित खबरों को इकट्ठा करना, तो ये भी आपका सोशल साइंस का ही पार्ट है। बी जो है सरकार को अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी क्यों होना चाहिए पर एक वाद विवाद आयोजित करना, तो ये भी बात सही कि आखिर सरकार जो है उसको अपने नागरिकों के प्रति जो है उत्तरदायी क्यों होना चाहिए, आखिर इसका क्या रीजन है, उनकी क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस पर भी आप वाद विवाद आयोजित कर रहे हो। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही, बाकी क्या है गलत हो जाएंगे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो गलत गलत है। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, क्योंकि सारे जो ये ऑप्शन है वो सही है, यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। आंसर होगा 4 ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। आप स्थानांतरित कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको यह पता है कि रोका एक लंदा कहाँ अपनाई जाती है। आप विद्यार्थियों से विश्व मानचित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे, यानी कि बात ये कही जा रही है कि स्थानांतरित कृषि पर आप चर्चा करनी है और आपको पता है कि रोका एवं जो लंदांग है कहाँ अपनाई जाती है, तो इसमें मानचित्र पर आप किन देशों को अंकित करेंगे। तो पहला है मैक्सिको और आपका मलेशिया, या फिर ब्राज़ील और आपका मलेशिया, या फिर मैक्सिको और जो है चिली, या फिर ब्राज़ील और चिली। तो क्वेश्चन जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 48 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ब्राज़ील और मलेशिया हो जाएगा। आप मानचित्र में ब्राज़ील और मलेशिया को जो है अंकित करेंगे। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही, बाकी क्या है गलत हो जाएंगे। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि स्थानांतरित कृषि के बारे में चर्चा करनी है और आपको पता है कि रोका एवं लद्दाख कहाँ अपनाई जाती है, तो आपका ब्राज़ील और मलेशिया है, तो आप ब्राज़ील और मलेशिया को अंकित करेंगे मैप में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 49 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है। उपर्युक्त विकल्प चुनें, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो पाएगी, ये आपको बताना है कौन से ऑप्शन के द्वारा। तो पहला है छात्रों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर विचारों तोलक विचारों उत्तेजक जो है सवाल पूछना, यानी कि आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो जिससे बच्चा जो है तर्क वितर्क करे, वो सोचने समझने में जो है मजबूर हो जाए। या फिर शिक्षण के दौरान चुप रहने का प्रशिक्षण देना, यानी जब शिक्षण हो रहा तो आप बच्चों से कहेंगे कि आप चुप रहो। या फिर छात्रों के अलग अलग विचारों को महत्व देना, तो कौन सा जो ऑप्शन होगा बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है 4 ऑप्शन होगा, यानी कि बी और डी सही होंगे, यानी विचारों उत्तेजक जो है सवाल करना। आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो जिससे बच्चा मजबूर हो जाए, तर्क वितर्क करने पर वो सोचने समझने पर मजबूर हो कि अच्छा इसका आंसर क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, तो सारे पक्ष के बारे में सोचेगा, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, यानी कि उसमें आलोचनात्मक सोच आएगी, वो तर्क वितर्क भी करेगा। तो बी तो ऑप्शन सही है। डी है छात्रों के अलग अलग विचारों को महत्व देना, यानी कि छात्रों के जो अलग अलग विचार हैं, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे 30 प्रकार के होंगे, वो एक एक क्वेश्चन को 30 प्रकार से सोच पा रहे होंगे, तो सभी के विचारों को आप महत्व दोगे, ये भी बात सही है। आंसर होगा 4 ऑप्शन सही। बाकी क्या व्यक्तिगत रूप से काम करने को आप प्रोत्साहित नहीं करोगे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से इसमें कोई बच्चा आलोचनात्मक सोच डेवलप नहीं होगी। शिक्षण के दौरान आप चुप रहने के लिए कह रहे हो तो बच्चा आराम से निष्क्रिय रूप से आपकी कहानी सुनता रहेगा, वो कुछ बोलेगा ही नहीं, तो उसमें आलोचनात्मक थिंकिंग नहीं आएगी। आंसर होगा 4 ऑप्शन सही, क्योंकि इसमें इसके माध्यम से बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच जो है विकसित होगी। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही। फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन कि लेकिन मैं स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम जो है माहर हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी जो है गाड़ी वाहन अछूत वर्ग की सवारी को लेकर जाकर अपने जो है आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था।
एक शिक्षक के रूप में इस वृत्तांत को आप निम्न में से किन संकल्पनाओं के साथ जोड़कर देखेंगे। यानी कि जो एक व्यक्ति है उन्होंने पहले ही मास्टर को जवाब दिया कि हम माहिर हैं, यानी कि वो नीची कास्ट के हैं। तो कोई भी जो है गाड़ी वाहन अछूत जो है वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा या नीचा बनाना नहीं चाहता है। तो ये जो वृत्तांत दिया गया है, शिक्षक इसको किस संकल्पनाओं के साथ जोड़ेगा। तो रूढ़िबद्ध धारणा बनी हुई है, या फिर पूर्वाग्रह है, या फिर नस्ल भेद है, या फिर भेदभाव है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 50 है, आंसर इसमें होगा सेकंड ऑप्शन यानी बी और डी, यानी पूर्वाग्रह बना हुआ है कि जो ये हैं ये नीचे कास्ट के लोग हैं, इनको हम छू नहीं सकते, इससे क्या है हम गंदे हो जाएंगे, हम जो है नीचे हो जाएंगे। तो ये जो है पूर्वाग्रह बना हुआ है। और आपका भेदभाव है, क्योंकि भेदभाव हुआ है कि नस्ल के आधार पर भेदभाव, जात के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। तो यानी जो टीचर है इस वृतांत को जोड़ेगा पूर्वाग्रह से और आपका भेदभाव से, कि समाज में ऐसे ऐसे भेदभाव हो रहे हैं, ऐसे जो नीचे कास्ट के लोग हैं उनमें क्या है छुआछूत मचाई जाती है कि इनको हम अगर छू लेंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, या फिर हम भी नीचे कास्ट के हो जाएंगे। तो भेदभाव और पूर्वाग्रह इन दो टॉपिक से टीचर इनको जोड़ेगा, जो ये वृतांत दिया गया है, क्योंकि इसमें यही बात कही जा रही भेदभाव के बारे में हो रही है कि हम नीची कास्ट के हैं, अगर वो हमको अपनी गाड़ी पे बैठा के ले जाएंगे तो वो भी गंदे हो जाएंगे और उनको भी लोग नीचा कहेंगे। तो आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। रूढ़िबद्ध धारणा नहीं बनी हुई है, क्योंकि ये कोई ये नहीं कह रहा है कि एक पक्ष को नकारा नहीं जा रहा है कि लड़कियां यही काम करेंगी या फिर लड़के ये काम करेंगे। अगर एक पक्ष को जो है अहमियत दी जा रही होती, यानी एक पक्ष की अपेक्षा की जा रही होती, तो आपका रूढ़िबद्ध धारणा हो जाता। नस्ल भेद की भी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही, यानी पूर्वाग्रह और आपका भेदभाव है। ठीक है, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। 51 है कि अगर आपको स्रोतों पर आधारित मध्ययुगीन भारत के समय के जो है घुमंतुओं यानी बंजारों को प्रस्तुत करना है, तब आप उन्हें चित्रित करेंगे। यानी कि जो बंजारे लोग हैं अगर आप उनको प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उन्हें कैसे चित्रित करेंगे। तो पहला ऑप्शन है एक रंग बिरंगे एवं आनंद प्रिय समुदाय की तरह, या फिर एक उग्र एवं हिंसक समुदाय की तरह, या फिर एक महत्वपूर्ण व्यापार करने वाले समुदाय की तरह, या फिर एक अलग थलग समुदाय की तरह जिसका कोई अतीत नहीं है। यानी कि जो बंजारे होते हैं उनको आप किस प्रकार से जो है प्रस्तुत करोगे, किस प्रकार से उन्हें चिन्हित करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 का थर्ड ऑप्शन होगा कि एक महत्वपूर्ण जो है व्यापार करने वाले समुदाय की तरह, क्योंकि क्या है बंजारे लोग आज यहाँ पर रुके हुए हैं, कल वो दूसरी जगह चले जाते हैं, तो एक उनका व्यापार भी चलता रहता है। तो एक महत्वपूर्ण व्यापार करने वाले समुदाय की तरह आप उनको जोड़ेंगे। ये कि नहीं कि उनको समाज से आप अलग थलग कर रहे हो, ये भी नहीं कि वो हिंसक समाज की मतलब समुदाय की तरह हैं, और ये भी नहीं होगा कि एक रंग बिरंगे एवं आनंद प्रिय समुदाय की तरह। आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन सही। ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। बाकी क्या है ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर जो 52 है कि निम्नलिखित में से किन को भारत के विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षा के शिक्षण में सामान्यतः चुनौतियों के रूप में माना जाता है। यानी कि कौन सा इसमें ऑप्शन है जिसको भारत के विद्यालयों में और सोशल साइंस के शिक्षण में समानता जो है चुनौतियों के रूप में माना जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर पर्याप्त जो है भारतीय लेखक नहीं है जो कि गुणवत्ता वाली सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु लिख सके, या फिर जितनी विषय वस्तुओं को विद्यार्थी जो है संभाल सकते हैं उससे अधिक विषय वस्तुएं सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में सम्मिलित हैं, या फिर सामान्य तौर पर विद्यालय की पाठ्य पुस्तकें और विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें जो है बोधगम्य नहीं हैं, या फिर जैसे वैज्ञानिक दृढ़ता प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान में पाई जाती हैं वैसी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में नहीं होती। तो कौन सा इसमें जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 52, इसमें आंसर जो है कौन सा सही होगा 52 का।
2 ऑप्शन सही होगा, यानी बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, यानी कि ए गलत है। बाकी क्या है, सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। यानी कि जितनी विषय वस्तुओं को विद्यार्थी संभाल सकते हैं, ठीक है, यानी जितने बच्चे जो संभाल पाएंगे उससे अधिक विषय वस्तु सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में सम्मिलित हैं, तो ये बात सही है। अगला है, सामान्य तौर पर जो है विद्यालय की पाठ्य पुस्तकें और विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें बोधिगम्य में नहीं है, ये भी बात सही है। अगला है, जैसे वैज्ञानिक दृढ़ता प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान में पाई जाती है, वैसे सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र में नहीं, मतलब शिक्षण में नहीं है, ये भी बात सही है। तो आंसर जो होगा वो आपका कौन सा सही होगा, यानी किसको चुनौती देनी, चुनौती के रूप में आप समझेंगे, तो बी, सी और डी, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो ए जो है कथन, इसमें बात हो रही है कि अंग्रेजों के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय विद्यालय की सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र को लाया। बी जो है, इसे हाल ही की वर्षों में जो है राजनीतिक विज्ञान से प्रतिस्थापित किया गया, क्योंकि यह विषय विश्वविद्यालय में अधिक आकर्षक एवं लोकप्रिय है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, 53 का थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी ए सही है लेकिन आर क्या है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे हाल ही के वर्षों में राजनीतिक विज्ञान से प्रतिस्थापित किया गया, क्योंकि यह विश्वविद्यालय में अधिक आकर्षक एवं लोकप्रिय था, इसलिए इसको जो है बाहर कर दिया गया, तो ये कहना गलत हो जाएगा। बल्कि क्या है, अगर काफ़ी लोग जो लोकप्रिय हो रहा है, लोग आकर्षित हो रहे हैं, लोग ज़्यादा इसको पढ़ रहे हैं, तो ये इसको हटाया जाना नहीं चाहिए। अगला है, मतलब ए जो है वो सही है, बाकी आर जो है यानी बी जो है वो गलत होगा। यानी अंग्रेजों के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय विद्यालय की सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र को लेकर आए, तो ये बात तो सही है, ठीक है। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सी, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, फोर भी नहीं होगा। आंसर फोर ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बी जो है वो गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जाएगा। तो पहला है, यानी कि सोशल साइंस की बात हो रही है, प्राथमिक स्रोत के बारे में आप नहीं मानेंगे, यानी फर्स्ट एजेंसी जो है वो नहीं होगी। तो पहला है, मित्रों को लिखे पत्रों को, या फिर निजी डायरी की प्रविष्टियों को, या फिर जर्नल में प्रकाशित एक पुस्तक की समीक्षा, या फिर एक व्यक्ति की हस्तलिखित अर्थ प्रबंधों के विवरण को। तो आंसर कौन सा सही होगा, 54 का आंसर हो जाएगा 4, यानी कि एक व्यक्ति की हस्तलिखित अर्थ प्रबंधों के विवरण को, ठीक है। आंसर क्योंकि नहीं माना जाएगा, तो आपका 4 ऑप्शन होगा कि एक व्यक्ति की हस्तलिखित जो अर्थ प्रबंध मतलब प्रबंधों के विवरण हैं, इनको आप प्राथमिक स्रोत में नहीं मानेंगे। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही, क्योंकि सेकंड में चला जाएगा। जर्नल में प्रकाशित एक पुस्तक की समीक्षा, ये आपका फर्स्ट में आएगा। निजी डायरी की प्रविष्टियों, ये भी आपका फर्स्ट में चला जाएगा। मित्रों को लिखे जो पत्र, ये भी आपका प्राथमिक स्रोत में ही जाएगा, लेकिन जो 4 ऑप्शन है ये आपका प्राथमिक स्रोत में नहीं होगा। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। अगर एक छात्र सरकारी योजना समझने में शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा उससे आलोचनात्मक क्षमता के विकास को दर्शाता है, यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसके समाल आलोचनात्मक क्षमता को दर्शाएगा। तो पहला है ऑप्शन, सरकारी रिपोर्टों में उपलब्ध योजना के विवरणों को जस के तस उतार देना, या फिर योजना के मुख्यतः लाभों और सकारात्मक आयामों का वर्णन करना, या फिर केवल उन आयामों का वर्णन करना जो सरकार को खराब दिखाते हैं, या फिर अलग अलग साक्ष्यों का उपयोग कर योजना पर विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि आलोचनात्मक क्षमता को जो है आलोचनात्मक क्षमता का विकास हो, आलोचनात्मक क्षमता बच्चे में डेवलप हो, तो कौन से ऑप्शन के द्वारा हो पाएगी, ये जो है बताना है। तो 55 का 4 ऑप्शन सही होगा, यानी अलग अलग साक्ष्यों का उपयोग कर योजना पर विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालना।
अब बच्चा क्या करेगा, अलग अलग जो साक्ष्य दिए हैं उनको समझेगा, उस पर तर्क वितर्क करेगा, उसको समझेगा कि इसमें क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं है, फिर उसमें जो है निष्कर्ष निकाल पाएगा। क्योंकि जब बारीकी से हर चीज़ को समझेगा तो उसमें आलोचनात्मक क्षमता विकसित होगी, तभी जाके वो निष्कर्ष भी निकाल पाएगा। आंसर होगा 4 ऑप्शन। फर्स्ट जो है ये भी नहीं होगा, क्योंकि जस का तस आप उतार दोगे तो आप में आलोचनात्मक क्षमता विकसित नहीं होगी। अगला जो है, योजना के मुख्यतः लाभों को सकारात्मक आयामों का वर्णन करना, यानी जो उनके लाभ हैं आप उन्हीं का वर्णन करोगे तो आप में आलोचनात्मक क्षमता डेवलप नहीं होगी। केवल उन आयामों का वर्णन करना जो सरकार को खराब दिखाते हैं, तो आप एक पक्ष की बात करो तो एक पक्ष में क्या होगा, आप में आलोचनात्मक क्षमता विकसित नहीं होगी, क्योंकि आपको दोनों पक्ष समझने हैं। आंसर होगा 4 ऑप्शन सही, बाकी क्या है ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसके द्वारा जो है आप में आलोचनात्मक क्षमता डेवलप नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 56। 56 है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों को संज्ञान के अनुपयोग पहलू को विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं। तो पहला है, मनसबदारों के कर्तव्य क्या थे, ये आपको सोचने पे मतलब प्रदान, यानी कि कौन सा प्रश्न है जो विद्यार्थियों के संज्ञान के अनुपयोग, ठीक है, पहलू को विकसित करने के अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो पहला है, मनसबदारों के कर्तव्य क्या थे, या फिर दक्षिण भारत के मुख्य राजवंश कौन थे, या फिर सरकार द्वारा जो है बफर स्टाफ क्यों बनाया जाता था, या फिर आप जो है अपने क्षेत्र में उपलब्ध सर्वसाधन वस्तुओं की सूची बनाइए। तो कौन सा इसमें जो है ऑप्शन सही होगा। 56 जो है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है 56, 56 का 4 ऑप्शन सही होगा, यानी कि केवल डी। केवल डी से क्या हो रहा है कि अपने क्षेत्र में उपलब्ध सर्वसाधारण वस्तुओं की सूची बनाइए। ठीक है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आप सूची बनाओगे तो आप में क्या है, अनुपयोग पहलू को विकसित करने के अवसर प्रदान हो रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही। बाकी क्या है, मनसबदारों के क्या कर्तव्य थे, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। 57 जो है, इसमें बात कही जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों की प्रक्रियागत समझ का आकलन करते हैं, यानी कि विद्यार्थियों की जो प्रक्रियागत समझ है उसका आकलन कर रहे हैं। तो पहला है, उपभोक्ता जो है फोरम में कोई केस कैसे दाखिल करते हैं, या फिर जो है ऐसे 3 मार्गों का उल्लेख कीजिए जिनमें जो है कोया जनजाति अपने आसपास के वनों पर निर्भर है, या फिर राजस्थान के 4 जिलों के नाम लिखिए जो अपनी सीमाएं पाकिस्तान के साथ साझा कर रहे हैं, या फिर अपने क्षेत्र में जो है भूम जल को पुनरुद्धार के संदर्भ में विचार कीजिए और उन विधियों का उल्लेख कीजिए। तो कौन सा जो है ऑप्शन है जिसमें प्रक्रियागत समझ का आकलन जो है हो पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन के द्वारा क्या है, बच्चे में आकलन हो पाएगा। अब वो कैसे, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है कि उपभोक्ता फोरम में कौन जो है केस कैसे दाखिल करेंगे। तो कौन पहले दाखिल करेगा, मतलब कोई केस कैसे दाखिल करेंगे, तो इसमें क्या है, आप जो है आकलन करोगे कि कौन जो है केस इसमें दाखिल कर सकता है। डी जो है कि अपने क्षेत्र में भूम जल को पुनरुद्धार के संदर्भ में विचार कीजिए और उन विधियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें भी जो है आपका आकलन हो पा रहा है। लेकिन जो सी ऑप्शन है, राजस्थान के 4 जिलों के नाम लिखे, तो इसमें आप कोई तर्क वितर्क नहीं करोगे, क्योंकि इसका फिक्स आंसर है कि ये 4 जो है राज्य होंगे, यानी 4 जिले होंगे। बी जो है ऐसे 3 मार्गों का उल्लेख कीजिए जिनमें जो है कोया जनजाति अपने आसपास के वनों पर निर्भर है। तो ये भी क्या है, इसका भी एक फिक्स आंसर होगा, कि 3 ही उल्लेख आपको बताने हैं। लेकिन जो फर्स्ट और डी है ये आपका सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही, बाकी क्या है ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इन्हें जो है इतने भिन्न क्यों हैं, कुछ उदाहरणों
से याद करें और व्याख्या करें, यानी कि जो वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके जो हैं इतने भिन्न क्यों हैं। यह प्रश्न जो है छात्रों की डैश डैश योग्यता का मूल्यांकन करता है, यानी जो क्वेश्चन किया गया तो इससे बच्चे की कौन सी क्षमता का मूल्यांकन हो पाएगा। तो पहला है अनुभवों की तुलना का मूल्यांकन हो पाएगा, या फिर परिस्थितियों से पता लगाना, या फिर विषम जवाब उपलब्ध कराना, या फिर विभिन्न संदर्भों में अवधारणात्मक जो है यानी अवधारणाएं लागू करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 58 है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि विभिन्न संदर्भों में अवधारणाएं लागू करना। ठीक है, आंसर होगा 4 ऑप्शन सही, क्योंकि अनुभवों की तुलना करना आपका नहीं होगा, परिस्थितियों से पता लगाना भी नहीं होगा, विषम जवाब उपलब्ध कराना ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही। ठीक है, क्योंकि विभिन्न संदर्भों में जो है अवधारणाएं लागू करना ये आपका सही होगा, क्योंकि इसका मूल्यांकन जो है हो पाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। 59 में बात कही जा रही है कि मिडिल स्तर पर एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण विषय को पूरा करके अपने विद्यार्थियों में सहयोग के कौशल का आकलन करना चाहती है। उसके उद्देश्य की पूर्ति निम्न में से किस से सर्वाधिक होगी। तो बात हो रही है कि एक शिक्षिका जो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण विषय को पूरा करने के लिए अपने विद्यार्थियों में सहयोग के कौशल का आकलन करना चाह रही है, यानी कि सहयोग के जो कौशल हैं उनका जो है एनालिसिस करना चाह रही हैं। तो उसके उद्देश्य की पूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयोगी होगा। तो पहला है निबंध लेखन, या फिर वाद विवाद, या फिर सहयोग पर प्रश्न, या फिर समूह में कोलाज बनाना। तो इसमें आंसर होगा 4 ऑप्शन, यानी कि समूह में जो है कोलाज बनाना, यानी समूह में आप ग्रुप में लर्निंग करवाओगे तो उसमें सहयोग की भावना जो है वो विकसित होगी, क्योंकि बच्चा ग्रुप में सीखेगा और ग्रुप में एक दूसरे की मदद करके सीखेगा तो उनमें क्या सहयोग की भी भावना आएगी। तो आंसर होगा 4 ऑप्शन सही, और बच्चा एक्टिव भी होगा, बच्चे के सारे सेंस भी इन्वॉल्व होंगे, बच्चा इंटरेस्ट लेके लर्निंग भी अपनी कर रहा होगा। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही। निबंध लेख ये आपका, इसमें कोई ग्रुप लर्निंग नहीं हो रही, ना इसमें सहयोग की भावना आएगी। वाद विवाद इसमें भी कोई सहयोग की भावना नहीं आ रही। सहयोग जो है प्रश्न, तो एक दूसरे का सहयोग करके प्रश्न कर रहे हैं, तो ये भी नहीं। आंसर जो है बेस्ट 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यह दर्शाता है कि विद्यार्थियों में जनसंख्या पिरामिड का प्रत्यय समझ जो है लिया है। जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, यानी जनसंख्या पिरामिड जो है उसका संप्रत्यय समझ लिया है, यह कौन सा ऑप्शन जो है वो दर्शा रहा है। तो पहला है एक क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व तो इतना ज़्यादा है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं, या फिर जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का जो है आलेखी निरूपण है, या फिर बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रारूप, या फिर छोटे नागरिक व ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रारूप। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि जनसंख्या क्या मतलब जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का जो है आलेखनीय निरूपण। ठीक है, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही, क्योंकि पिरामिड के बारे में बात कही जा रही है, यानी जनसंख्या का पिरामिड जो है का संप्रत्यय समझ लिया है, तो जनसंख्या पिरामिड दर्शाया जा रहा है, तो आंसर जो होगा सेकंड ऑप्शन होगा कि जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का जो है आलेखनीय निरूपण। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊंची इमारतों में रहते हैं ये आपका नहीं होगा। बड़े नागरिक क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रारूप ये भी नहीं होगा। छोटे नागरिक ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रारूप ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसमें भी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए, यानी पूरा एक ये सेट कंप्लीट हुआ। तो कमेंट में अपना स्कोर कि 30 ऑफ आपके कितने सही हुए, आप लोग कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा। बाकी ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, और साथ में जो है चैप्टर वाइज भी क्लासेस आपको मिलती हैं। तो अगर आप चैप्टर वाइज कंप्लीट करना चाहते हैं कंटेंट, तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर आप जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, एंड कमेंट में अपना स्कोर और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लास डेली 5 बजे होती है, जिसमें हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं। 3 बजे की क्लास में हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ऑल सब्जेक्ट की। तो आप 3 बजे और 5 बजे दोनों क्लासेस ज्वाइन करिएगा, आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।